कि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सील नेक्टर की बेहतरीन किताब के हम लोग जो हैं पेज नंबर आज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 72 पेज से। ओके, तो 71 पेज में जो डिस्कशन हुआ था कि सोशल लाइफ ऑफ द अरब्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, और इसमें फिर ये हुआ कि जो है उस जैसे मैरिज कैसे कैसे होती थी, तो लिखा होता कि उस वक्त में सिमिलर टू यहाँ प्रेजेंट पे डे था। मैरिज। काशिफ म्यूट कर दो अपना तो ठीक है। तो पहला जो था कि इन विच केस अ मैन गिव्स, यानी कि सिंपल जो मैरिज होती थी कि एक इंसान उसने अपनी डॉटर या वुमन को दे दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। और दूसरा इसमें दूसरा जो केस था, यानी कि इंसान देखिए जाहिलियत किस दौर की थी वहाँ पर। सेकंड केस में था कि जो एक हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को जो है क्या कहते हैं एक दूसरे मर्द के पास भेज देता था। तो उससे क्या होता था कि जब कंसेप्शन हो जाता था तो फिर हस्बैंड चाहता, अगर चाहता तो उसके साथ जो है इंटरकोर्स वगैरह करता। थर्ड काइंड क्या था कि एक ग्रुप था ऑफ लेस देन 10 men, यानी कि 10 मेन से कम का एक ग्रुप होता था, वो एक ही वुमन के पास जाते थे। और अगर उसने लेट्स से कि उसको चाइल्ड बर्थ हुई तो फिर क्या होता था कि वो उन सारे लोगों को बुलाती थी, 10 लोगों को, जो जितने लोग शामिल थे, और कोई उनसे मना नहीं करता था। सब उसके घर आते थे और वो कहती थी कि यू नो व्हाट यू हैव डन, तुम्हें पता है तुमने क्या किया। फिर जो है आई हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, फिर जो है मतलब जबरदस्त जिसको भी वो इंडिकेट कर दे, यानी कि हालत है कि जिस शख्स को भी उसने इशारा कर दिया कि ये तुम्हारा बेटा है तो वो समझ लो वो उसका बाप हो गया। क्या स्टाइल था। फोर्थ कांड क्या था कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसके साथ बहुत सारे ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ मैन उसके पास जाते थे और उसके बाद से, और वो किसी को मना नहीं करती थी। और यहाँ तक कि उन लोग के घरों के बाहर कुछ एक झंडा भी लगा रहता था। और अगर ये जो ये औरत रहती थी अगर प्रेग्नेंट हो जाती थी और किसी बच्चे को देती थी तो फिर जो है वहाँ पर क्या होता था कि एक उसको बुलाया जाता था, एक मतलब जो बताने वाली कि नजूमी टाइप की औरत कि कौन सा चाइल्ड है, और फिर जो भी वो जिसको बता देती थी वही जो है उसका बाप बन जाता था। तो जब उसके बाद से फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, इस्लाम जब आया, तो सारे के सारे फॉर्म्स कैंसिल हुए और फिर यही जो आज आज जो मैरिज जो चली आ रही है, जो जो रियल मैरिज है वही बाकी रह गई। तो इंसान हमें अंदाज़ा लगा कि किस जाहिलियत के दौर में अरब डूबा हुआ था, अल्लाह ताला ने कैसे उस ज़ुल्मात से नूर की तरफ ले गया। उसके बाद से लिखा हुआ है कि जो औरतें होती हैं हमेशा मर्दों को मतलब लड़ाई जंग में अपने आप को कंपनी करती थी। तो लेकिन जो है क्या होता था कि जो जो जीतने वाले थे वो तो ऐसे ही उनके साथ उनके पास जाते थे, लेकिन क्या होता था कि जो उनके जो चिल्ड्रन जो कंसीव होते थे उनके साथ हमेशा मतलब उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाती थी, कोई एहतराम नहीं रह जाता था। और फिर उसमें प्री इस्लामिक के जो अरब जो थे उनके पास कोई लिमिट भी नहीं थी कितनी वाइफ उनके पास हो, ठीक है। वो चाहे तो एक साथ 2 बहनों से शादी कर सकते थे और अपने बाप की बीवियों से भी, यानी कि मतलब बाप की दूसरी तीसरी बीवी से भी शादी कर सकते थे अगर वो बाप या डाइवोर्स हो गया या विडो हो गई, ठीक है। लेकिन इसके बाद से यहाँ पर जब कुरान की जब आयत आई कि मत शादी करो उनसे जिनसे तुम्हारे वालिद ने निकाह किया हो, यानी कि जो इससे पहले गुजर चुका हो, ठीक है। लेकिन मत शादी करो, इंडीड इट वाज शेमफुल, बहुत बुरी चीज़ है ये। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि कौन-कौन जो है कौन-कौन रिश्ता जो महरम का रिश्ता है वो हराम है। पहला तुम्हारी माँ हो गई, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, ठीक है? इसी तरह से तुम्हारी तुम्हारी फूफी, तुम्हारी खाला, तुम्हारी क्या कहते हैं भतीजी, तुम्हारी भांजी, ठीक है? इसी तरह से तुम्हारी वो माँ जिसने तुम्हें दूध पिलाया हो, या तुम्हारी उस माँ से जो बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है? इसी तरह से तुम्हारी सास जो हैं, और तुम्हारी जो मतलब तुम्हारे गार्डियनशिप में जो तुम्हारी स्टेप डॉटर्स हैं, ठीक है? और जिन जो उन औरतों से जो पैदा हुई जिसके जो जो तुम्हारी हकीकत बीवी हैं, ठीक है? और फिर ये यहाँ पे पूरे पॉइंट लिखा हुआ है, फिर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि लास्ट में जो है कि जो है 2 सिस्टर्स जो एक साथ से शादी मतलब हराम कर दी गई, ठीक है? एक साथ आप निकाह में 2 बहनों को नहीं ले सकते हैं। उसके बाद से फिर एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो डिवोर्स है ना ये बिल्कुल मतलब हस्बैंड के हाथ में था, ठीक है? और जो एडल्टरी थी यानी ज़िना करी थी बहुत ख़तरनाक तरीके से फैली हुई थी, ठीक है? बहुत कम ऐसे लोग थे जो मतलब जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले थे जिन्होंने अपने आप को इस चीज़ से दूर करके रखा था। और लिखा हुआ था कि जो जो फ्री वुमन थी, जो आज़ाद वुमन थी, वो तो भाई अपने आप को मतलब उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जो स्लेव हुआ करती थी ना, वही उन्हीं की जो है बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि उनके जो मालिक थे उनको उनसे यही सब धंधा करवाते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो मेजॉरिटी उनकी जो लोग थे, ज़ाहिर-सी बात है हमने सुना है कि वो लोग काबा के चारों तरफ भी नंगे होके तवाफ़ करते थे। उन उसमें भी उन लोगों को बुरा नहीं लगता, तो इंसान अंदाज़ा लगा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि एक शख्स खड़ा होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि ये जो लड़का है ना, ये मेरा बेटा है और मैंने दौर जाहिलियत में इसके साथ इनकी माँ के साथ सोहबत की थी। तो प्रॉफ़ेट ने कहा कि
मतलब जो फॉर्निकेटर, उसके ज़ाहिर-सी बात है उसको तो स्टोन किया जाएगा, ये जो सज़ा है। और जो जाहिलियत के दौर में जो हो चुका है, उस पे क्लेम नहीं करना है। और फिर चाइल्ड उसी का है, जिस बिस्तर पे वो पैदा हुआ है, वो उसी 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 मतलब जो उसका मालिक होगा, उसी के लिए उसी की तरफ एट्रिब्यूट होगा। ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ साद इब्न वक़्क़ास की एक स्टोरी लिखी हुई है। जो हदीस मेंशन इसका डिटेल इंसान पता कर सकता है, सही बुखारी में है कि क्या डिस्प्यूट था इनके बीच में बच्चे को लेकर। ये भी अच्छी स्टोरी है, पढ़ सकता है इंसान। फिर लिखा हुआ है कि जो ऑफ़स्प्रिंग के साथ जो रिलेशन था ना, वो देखा जाए वो कैसा था, बहुत डार्क पिक्चर थी इसकी भी। यानी कि जो लड़के हुआ करते थे ना, उनको तो बहुत अच्छा उनका ख़्याल रखा जाता, उनको बहुत चेरिश किया जाता था। और और उसमें जो है ज़्यादातर जो कुछ लोग और थे जो फीमेल जो उनकी जो जैसे लड़की पैदा होती थी उसको लाइव मतलब ज़िंदा उसको दफ़न कर देते थे। और ये बात वाक़ई में आज के तक के दौर में वही चली आ रही है कि मतलब अबॉर्शन हो जाता है अगर लड़की निकल जाती है अल्ट्रासाउंड में। इसीलिए देखा जाए कि इंडिया जैसी जगह में अल्ट्रासाउंड एकदम बैन है। और जैसे अरब में कतर में शायद कतर में तो बैन नहीं है और जगह भी नहीं पता, लेकिन यहाँ जैसे बैन नहीं, इंसान आराम से जेंडर देख सकता है। तो ये हाल इंडिया में कि अब इंसान नहीं देख सकता है कि जेंडर क्या है, क्योंकि उनको इतना इलीगल हो गया है कि इतना ज़्यादा ये केस बढ़ चुका था कि जैसे ही लोग पता चला कि लड़की है तो उसको मार दिया जाता था। तो यानी कि एक इमेजिनरी फ़ियर ऑफ पॉवर्टी, वही बात है कि इंसान बस आगे का सोच के ले कि नहीं गरीबी आ जाएगी और फिर इसकी वजह से अपने औलाद को मार दे। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि वला तक़तुलू औलादकुम, 2 जगह आया, एक जगह सूरह अल इसरा में जो आया वहाँ वला तक़तुलू औलादकुम है। उसके आगे है नहनु नर्ज़ुकुकुम, वहाँ पर है सूरह इसरा में नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, मतलब अल्लाह ने चेंज कर दिया है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे वी प्रोवाइड फॉर यू, है ना? हम तुम्हें रिज़्क देते हैं और उनको देते हैं, ठीक है? चिल्ड्रन को। यानी कि जो जो आने वाले चिल्ड्रन को रिज़ और फिर सूरह इसरा में है कि हम उनको नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम यानी हम उनको रिज़्क देते हैं और तुमको देते हैं। यानी 2 तरीके से ये चीज़ आई है। इसी तरह से यहाँ पर जो नम्ल में जो बात लिखी हुई है, सूरह नहल में, हाँ, सूरह 16 में कि जब जैसे ही मतलब न्यूज़ आती थी कि एक फीमेल चाइल्ड पैदा हुई, तो क्या होता था, उसका चेहरा एकदम डार्क हो जाता था कि मतलब कहाँ छुपाए? मतलब जो जो हुआ है क अपना शक्ल, अपना चेहरा कहाँ छुपाए? यानी उसको इतना बुरा लगता था कि कैसे ये पैदा हो गई, बेटी पैदा हो गई है। तो अच्छा, इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात लिखी हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतना हदीस में बताया कि जो मतलब अपनी बेटी को 3 बेटियों को एक साथ पालता है, उसके लिए जन्नत के लिए बशारत है, 2 के लिए भी बशारत है और शायद 1 के लिए भी है। तो ये इतना ज़्यादा बशारत देने की वजह ये थी, यही सारी चीज़ें थी। तो इतना अब जब लोगों को पता चल गया कि इतना ज़्यादा रिवार्डिंग एक्ट है ये, बेटी को पालना इतने अच्छे तरीके से, उसको बोझ ना समझना, तो ये इसलिए किया गया कि ये एविल प्रैक्टिस को एकदम खत्म कर दिया जाए। और जैसे कि हम अभी बता रहे थे सूरह इसरा में वाली बात, वही चीज़ यहाँ हदीस लिखी हुई नीचे, नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, ठीक है? क्यों अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है, आप क्यों डर रहे हैं? ठीक है? और फिर यहाँ पर जो सूरह जो 81 है, लास्ट पारे में उसमें है कि वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, यानी कि जब उससे पूछा जाएगा जो कि किस गुनाह से तुमको जो है, किस वजह से तुमको जो है मारा गया। फिर लिखा हुआ है कि जो इन्फेंट बच्चों को जो मारने का जो मतलब जो रिवाज था, वो कॉमन प्लेस था, वाइड स्प्रेड था। क्योंकि वी शुड नॉट थिंक हाउएवर दैट द एक्ट ऑफ किलिंग वाज़ सो सिंपल बिकॉज़ दे नीड सेंस टू फायर, मतलब सिर्फ़ यही वजह नहीं थी, और भी वजह जैसे है। ठीक है? तो जो इंशाअल्लाह काशिफ़ यहाँ से कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। किताब शेयर करोगे ना? हाँ, हाँ, कर रहे हैं, कर रहे हैं। पेज नंबर क्या है ये? 74। अच्छा, अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, मैं अपने में भी खोल लेता हूँ। कहाँ गई किताब? पेज नंबर 74। 74 से स्टार्ट करना है कि इससे? हाँ, यहाँ से 74 तुम कंप्लीट कर लिया, मैं 75 से करना है ना? अच्छा, यहाँ से, ओके। ठीक है, तो वी शुड नॉट थिंक
however, that the act of killing infant was commonplace and widespread simply because they needed sons to fight them with against their enemies. मतलब वो लोग मार देते थे लड़कियों को, लेकिन इसमें लिखा है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़ी कॉमन सी बात थी उनके बीच में और फैली हुई थी कि बस उनको लड़के चाहिए थे अपनी लड़ाई करने के लिए अपनी फौज में, तो लड़कियों को मार देते थे। ठीक है। दूसरा जो एस्पेक्ट है अरबियों की ज़िंदगी का, उसको भी यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अ, अरबी लोग जो थे, उनका अपने क्लैन के साथ बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन था और वो भी इमोशनल। फैमिली हो या उनको नहीं हमारे कबीले की आन बान शान वाली बात हो गई, मतलब उनका बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पैशन पैशन में से एक चीज थी वो। और खून के लोग, मतलब एक खानदान की एक खून के लोग साथ में रहेंगे, प्रिंसिपल जो नहीं बोलते हैं, सिद्धांत जिंदगी का, वो चीजें बहुत जरूरी थी। और क्या कहते हैं, अरब्स इनटू सोशल, मतलब ये सारी जो चीजें थी इसकी वजह से अरबियों को एक जगह से एक सोशल यूनिट बना करके रखती थी। और क्या कहते हैं, ट्राइबल प्राइड, मतलब समझ ले कि मेरे कबीले की बात आ गई, तो ये चीज़ जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और उसको लोग सपोर्ट भी करते थे। और क्या कहते हैं कि एक इनके बीच में एक मोट्टो था कि अपने भाई की मदद करो, चाहे वो ऑप्रेस्ड हो रहा हो, चाहे वो ऑप्रेसर हो। मतलब कि जैसे अगर हम कोई, मतलब कोई यार भी है, कोई भाई हो किसी के साथ अगर गलत कर रहा है, तो गलत में भी उसका साथ दो। अगर वो गलत उसके साथ हो रहा है, तो उसको उससे बचाने की भी कोशिश करो। मतलब चाहे वो ऑपरेसर हो, चाहे ऑपरेस्ड हो रहा है, दोनों केस में उसकी मदद करना है आपको। ठीक है? तो मतलब कि इसका लिटरल मीनिंग ये हुआ कि वो उन्होंने इस्लामिक जो अमेंडमेंट थे, रूल्स रेगुलेशंस थे, उसको डिसरिगार्ड कर दिया था। क्योंकि अगर इस्लामिक के हिसाब से चलते, तो अगर ऑपरेसर होता तो उसकी मदद नहीं करते। क्योंकि उन्हें लिखा हुआ है ना कि अगर कुरान में है ना कि अगर कोई गलत करता है तो क्या कहते हैं, बाय फोर्स आपको उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। डिजायर फॉर लीडरशिप, एक कीन सेंस, मतलब उनके अंदर एक कंपटीशन था और एम्बिशन भी था कि हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं, लीडरशिप चाहिए और एक्सेल करना है, बाकियों से आगे निकलना है। तो इसकी वजह से भी जो आपस की ट्राइब थी, उनके बीच में लड़ाई झगड़ियाँ होती रहती थी। क्या कहते हैं, खून खराबा, ये सब मतलब चलता रहता था। ठीक है? इसमें जो कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, औस और खसरज का, ज़ुरनुनबियान का, बकर और तगलीब का, ये मतलब अलग-अलग एग्जांपल है। इंटर ट्राइबल रिलेशन जो था वो कमजोर था और नाजुक था, क्योंकि मतलब उन लोग के बीच में जो है ना, कबीलों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। और एक, मतलब जो क्या कहते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल जो थे वो बनु हाशिम कबीले के थे और दूसरे वाले कबीले का नाम क्या था, आई डोंट अभी मैं याद नहीं आ रहा, बनु उमैया या पता नहीं, आई थिंक कुछ ऐसा ही नाम था। अल्लाह के रसूल बनु हाशिम में से आ गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि भाई उनके कबीले में से कैसे आ सकते हैं। एक ये भी रीज़न है, तो मतलब अपने कबीले की शान कि हम बड़े हैं, हमें लीडरशिप मिलना चाहिए, हमें ये होना चाहिए, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा रीज़न थी कि आपस के रिश्ते जो थे, कबीलों के, वो खराब थे। ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम उनका रिलीजियस और सुपरस्टिशन जो था, उसका भी डिवोशन बहुत तगड़ा था। कुछ कस्टम जो थे उनके अंदर जो बहुत ही यूज्ड टू कंट्रोल देयर रेकलेस टेंडेंसी, मतलब कुछ जो उनके कस्टम ऐसा थे कि उनके जो बड़े ना, वो क्या बोलते हैं, रेकलेस को हम कैसे एक्सप्लेन करें? पर लोग समझ रहे होंगे रेकलेस का मतलब क्या होता है, कि बिना परवाह किए कि क्या आउटकम हो सकता है, झटके में बस काम कर जाना। ठीक है? तो उनके जो लड़ाई झगड़े और खून की जो प्यास थी कि हाँ, लड़ाई कर लेंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे, उस चीज़ को कंट्रोल में रखता था। जैसे कि अगर किसी के साथ अलायंस हो गया, तो उसकी फिर उन्हें रिस्पेक्ट करना है, लॉयल्टी का करना है, को-डिपेंडेंसी अगर किसी के मतलब है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना है। अ अ, बिना बात के डिस्प्यूट को जो है वो लोग खत्म कर देते थे। और क्या कहते हैं, वो जो 4 सेक्रेड मंथ होते हैं, उसके बीच में जो है प्रोहिबिटेड मंथ्स में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और फंक्शन फेवरेबली एंड प्रोवाइड अपॉर्च्युनिटी फॉर देम टू अर्न देयर लिविंग एंड कोएग्जिस्ट इन पीस, मतलब ये सारी चीजें भी थी। We miss some of the social situation in Arabia by saying that the Arabs of pre-Islamic period were groping about in ignorance and darkness. मतलब अंधेरे में और लैक ऑफ नॉलेज में, जाहिलियत में भटक रहे थे ये लोग। ठीक है? सुपरस्टिशंस की वजह से जो है ना, वो कहते हैं कि अपाहिज हो गया था इनका दिमाग। और ब्रेनलेस कैटल की तरह बस जिंदा थे, काम कर रहे थे, उनको मालूम नहीं था कि क्या कर रहे हैं। औरतें जो थी वो कमोडिटी कमोडिटी की तरह थी, बस प्रॉपर्टी थी। और इंटर ट्राइबल रिलेशन जो थे बर्बाद थे एकदम। अब दौलत के लिए भूख बहुत ज़्यादा थी, बिना बात की लड़ाई भी लोग कर लेते थे। मतलब बस चल रहा था जैसे-तैसे, कोई सिस्टम नहीं था।
अब आता है कि यहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बात हो रही है कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी वो भी मतलब सोशल एटमॉस्फेयर से काफ़ी मिलती-जुलती थी। जो कि अरब की ज़िंदगी को इलस्ट्रेट करती है, उनकी लाइफ़ कैसी थी। ट्रेड जो है सबसे कॉमन मतलब बिज़नेस जो है, ट्रेड जो था, व्यापार, ये सबसे कॉमन सिस्टम था लाइवलीहुड के, ज़िंदा रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए ट्रेड करते थे। ट्रेड जर्नी जो है वो नहीं कह सकते क्या कहते हैं कि नहीं की जा सकती थी ग्रैंड कैरावन के लंबे राउट पे अनलेस एंड अंटिल कि 2 ट्राइब्स के बीच में पीस ट्रीटी ना हुई हो। नहीं तो मान लो किसी दूसरी ट्राइब के पास से रास्ता गया हुआ है, कोई दूसरे ट्राइब वाला वहाँ से अपने कैरावन लेके जा रहा है, तो लोग उसके ऊपर हमला करके उसको लूट-पाट कर लेते। तो 2 चीज़ों की बड़ी ज़रूर जो काफ़ी कमी थी, 2 नेसेसिटीज़ लैकिंग इन अरेबिया कि कोएग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी था और पीस की बहुत रिक्वायरमेंट थी कोई के बीच में ट्रीटी होने के लिए या अलायंस के लिए। उसके बाद सीक्रेट मंथ्स भी जो थे हाँ, एक्सेप्ट द सीक्रेट मंथ्स कि अगर सीक्रेट मंथ रहेगा तो उसके अंदर जो है ये लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और तब उस टाइम काम आसान हो जाता था। अरेबिया जो है दूसरी बात ये थी कि अरब जो था बाकी ज़मीन से काफ़ी दूर था। अब जैसे ये पेज नंबर 77 में ऊपर जो ये मैप दिया हुआ है, यहाँ पे अगर देखें ओमान, बहरीन ये है, यहाँ पे सना इधर अफ्रीका है, तो काफ़ी दूर है अरब बाकी जगहों से। अगर कोई ट्रैवल करने का सोचेगा भी, तो उसको टाइम लगेगा। उसके बाद मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जैसे कि निटिंग हो गया, टैनिंग हो गया, ये सब काम यमन में होता था, हीरा में होता था और सीरिया के बॉर्डर पे होता था। और प्रिमिटिव मतलब अच्छी फार्मिंग और लाइवस्टॉक की जो इंडस्ट्री थी, वो अरब अरब के अंदर थी। सारी जो मेजॉरिटी ऑफ जो अरबी वुमेन थी, उनको यान चलाना आता था, ठीक है? जो कि बट इसमें भी क्या कहते हैं इसको, ये जो पर्टिकुलर यान चलाने की प्रैक्टिस थी, ये भी हर घड़ी की जो वॉर होती रहती थी, उससे वो अफेक्टेड होता था। अब होल मतलब एज़ अ होल जो है गरीबी, भुखमरी और बेसिक नेसेसिटी जो होती है लाइफ की कि नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान वाला चीज़, उसकी भी लोगों को कमी थी, डिप्रिवेशन था। फूड और क्लोथिंग जो थी वो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक फीचर इन अमेरिका मतलब वो प्रिवेलिंग फीचर्स थे कि हाँ, लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन अपनी ही आपस की हरकत की वज़ह से इस चीज़ की मतलब उनको कमी रहती थी। अ, पेज नंबर 78 से आई थिंक हनी इंशाल्लाह अब्दुल समद कंटिन्यू करेंगे ना? चलो। हेलो। आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ, साफ़ आ रही है, बोलो। तो पेज नंबर 78 पे यहाँ एथिक्स के बारे में दिया हुआ है। तो अरब कल्चर में पहले बहुत सारी बुराइयाँ, कई सारी इविल प्रैक्टिसेस थी, लेकिन उसके साथ-साथ उनके अंदर कई सारी अच्छाई भी थी, जिसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी मतलब कि इन लोगों का जो मतलब अ, मेहमान नवाज़ी थी और अगर किसी तरीके की जो हॉस्पिटैलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन लोग उस चीज़ को करते थे। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल अगर इनके घर पे कोई गेस्ट आ जाता था, तो उसको एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता था और अगर गेस्ट के लिए खाना बनाना है और उसके लिए इनको अगर अपना पर्सनल जो पालतू जानवर है, ऊँट है या कोई भी एनिमल है, तो उसको ये लोग स्लॉटर करने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं थे। और आज के टाइम में भी मैंने मतलब एक वीडियो देखा था, शॉर्ट्स था, कि उसमें मतलब कि वो बंदा बता रहा था कि मैंने एक बार अरब जगह पे मैं गया घूमने के लिए और एक बार किसी रैंडम घर में मैं चला गया तो 3 दिन तक मुझे पूछा नहीं गया कि तुम किस लिए आए हो? वो लोग 3 दिन तक बिल्कुल आराम से वो बच्चे से खिलाते-पिलाते उसके बाद पूछेंगे कि क्या काम है, क्यों आए हो? तो मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी उन लोग की हॉस्पिटैलिटी थी। और अ, उसके साथ-साथ दूसरी चीज़ कि अरब लोग जो थे वो अपना जो प्रॉमिस था उसको कीप रखते थे, उसको तोड़ते नहीं थे। और अपनी जो बात है, जो अपना ट्रेडिशन है, जो अपनी रूट थी, उसके मतलब जमे रहते थे कि नहीं, हमें मतलब प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस रहेगा चाहे जो हो जाए, प्रॉमिस तोड़ेंगे नहीं। उसके साथ-साथ अरब लोग के अंदर ये भी क्वालिटी थी कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ ऑनर था और डिनायल ऑफ इनजस्टिस की भी क्वालिटी थी। जैसे कि मतलब अगर कहीं पे गलत हो रहा है, कुछ इनजस्टिस हो रही है तो उसपे ये लोग अपना सेल्फ एस्टीम और सारी चीज़ों के मतलब उसके खिलाफ बोलते थे, उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करते थे, अगर कुछ उनके शान के खिलाफ हो जाता था। और उसके साथ-साथ इन लोगों का डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़्यादा था कि मतलब अ काफ़ी ज़्यादा अगर कभी भी अपॉर्च्युनिटी लूज़ नहीं करते थे कि अगर जैसे कहीं पे अगर इनकी प्राइड को कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा ऑनर पे अगर कहीं हमला हो रहा है, मतलब कुछ इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, ये लोग उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन्ड थे, काफ़ी ज़्यादा उसमें मज़बूती से
डटे रहते थे कि नहीं, हमें मतलब अपना जो रूट है, जो अपना डिटर्मिनेशन है, जो अपनी प्राइड है, उसको वैसे ही रखना है, उसको हटने नहीं देना है। उसके साथ-साथ इनके अंदर फॉरबेरेंस, परसेवरेंस एंड ये सारी क्वालिटीज़ भी थी। तो ये सारी इनके अंदर बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया क्वालिटीज़ थी। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ इन लोगों की जो लाइफ़ थी, वो बिल्कुल सिंपल, प्योर बेडुइन लाइफ़ थी। मतलब जैसे एक नॉर्मल बेडुइन की तरह अपना सिंपल सा काम करना, गाय-भैंस चलाना और नॉर्मल चीज़ें करना और अपने एथिक्स में सारी चीज़ों में रहना, पोएट्री सुनना। बिल्कुल मतलब बेसिक और सिंपल सी लाइफ़ थी, बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो ये सारी अरब लोगों के अंदर क्वालिटी थी। और इसी के साथ-साथ जब जो वाइन होती है, इसको भी ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू देते थे वाइन की भी। तो जैसे अगर कोई गेस्ट इनके घर आता था, तो उनको ये लोग वाइन भी ऑफ़र करते थे। और अ, इनके हिसाब से दारू के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट था, बहुत ज़्यादा ख़ासियत भी थी, तो इसलिए दारू को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे और उसका नाम करम रखा रखा गया था उस टाइम में, जिसका मतलब होता है ऑनर, शराब को। और उसी के साथ-साथ कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में वर्स नंबर 219 में बताया कि जो सिन है इस चीज़ों का, वो बेनिफिट से ज़्यादा है। मतलब कि वाइन के बेशक बेनिफिट हैं, फ़ायदा है, शराब के फ़ायदे हैं, लेकिन उसके फ़ायदे से ज़्यादा उसका नुकसान है, इसलिए वो हराम है। और बेसिकली मेरा बस इतना ही था, काफ़ी छोटा टॉपिक था। अ, ठीक है, आगे इंशाल्लाह मुदस्सिर भाई कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। बहुत अच्छा माशाल्लाह यार, एकदम तुम एआई की तरह वो कर देते हो समराइज़। अस्सलाम बहुत बढ़िया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हम लोग का है लीनिएज एंड फैमिली ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे जो लीनिएज है ना, इसको तीन लेवल्स में बांटा गया है। जो फर्स्ट लेवल है उसकी ऑथेंटिसिटी पे सब लोग एग्री है, बायोग्राफर हो गए और जीनेलॉजिस्ट होते हैं वो लोग हो गए, वो सब लोग एग्री हैं कि ये एकदम परफेक्ट है, ऑथेंटिक है, जो ट्रेस्ड होती है अदनान तक। जो सेकंड है जिसमें थोड़ा बहुत वो है, डिसएग्रीमेंट है, वो ट्रेस जाती है लीनियज बियॉन्ड अदनान बैक टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो डायरेक्ट मतलब अदनान के बाद से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जाती है। और जो थर्ड है वो सम पार्ट, कुछ उसमें से हिस्सा जो इनकरेक्ट है, तो और ये जाता है जो ये लीनियज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से जाती है आदम अलैहिस्सलाम तक। और इस तो ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट लीनियज जो है यहाँ से शुरू होती है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, जिनका नाम आमिर भी था, बिन अब्द मन्नाफ अल मुगीरा जिनको बोला जाता था, बिन कसई जिनको ज़ियाद बोला जाता, बिन खालिद बिन मुरा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फिहर है जिनको कुरैश बोला जाता था, जिनके नाम पे फिर कुरैश ट्राइब जो पूरी थी अरब की वो शुरू हुई। बिन मालिक बिन अन-नद्र, कैस जिनको बोला जाता था। एक सेकंड किधर चले गए? बिन नद्र बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदारिका जिनको आमिर भी बोला जाता था, बिन इलियास बिन मुदार बिन निजार बिन माद बिन अदनान। तो ये वाला जो फर्स्ट है ये मतलब एकदम ऑथेंटिक है, इसमें सब लोग बोलते हैं कि नहीं, इसमें कोई वो नहीं, दो राय नहीं है कि ये गलत है। उसके बाद जो सेकंड वाला आता है जो अदनान से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जाता है, वो है अदनान बिन पूरा आद नाम मत बिन पढ़ो क्योंकि बहुत सारे नाम है ना, हाँ ऐसे बस समराइज़ हो जाएगा। बाद हाँ। ये बाद में जाके इस्माइल अलैहिस्सलाम और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जाता है। जो थर्ड है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट जाता है आदम अलैहिस्सलाम तक। जैसे प्रॉफिट्स हैं जो जो हुसैन टू बी प्रॉफिट इदरीस में जाता है बिन यारीद, उसके बाद शीत बिन आदम। तो यहाँ तक था मेरा। अब जज़ाकल्लाह उसके खैर। बाद अब अदीब नहीं है, इंशाल्लाह हम उनका लास्ट पेज बस कवर कर जी देते हैं। तो बेसिकली मुदस्सिर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पर, जो ये 3 जो पॉइंट है ना, इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कोई नाम पूरा पूछे ना, तो ये अगर कोई नाम बताता है, ठीक है? यानी अदनान तक, तो बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, जैसा कि इसने एक्सप्लेन किया है। कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत आगे चल जाते हैं,
यानी आदम अलैहिस्सलाम तक बोलते रह जाते हैं, तो अच्छा है ये कि इंसान सिर्फ अदनान तक ही रोके अपने आप को, क्योंकि देखिए अगर आप किसी के बाप को गलत आप मंसूब कर देते हैं, लेट से आपने बताया अदनान का वो बाप है, लेकिन वो अदनान के वो बाप नहीं है, या तो अदनान के बाप के बाप, तो इसका मतलब ये बहतान हो जाए ना, किसी को आप नहीं कह सकते कि उसका बाप अगर वो असली बाप ना हो, तो इसीलिए सेफ्टी इसी में है कि सिर्फ अदनान तक रहें। तो यहाँ पे फिर लिखा हुआ प्रोफेटिक फैमिली जो है, इसको कहा जाता है हाशिमाइट फैमिली कहा जाता है, ठीक है। क्यों? हाशिम इब्न अब्द मनाफ के नाम पर। ओके, तो हाशिम को देखा जाए कि ये कौन थे, ये इनकी जिम्मेदारी थी, ये पिलग्रिम्स को वाटर ये सब देते थे, फूड देते थे, और इनके दिस हैड बीन हिज चार्ज व्हेन द यानी कि ये जब अब्द मनाफ और अब्दुद्दर, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था इसके बारे में, जब उनके आपस में थोड़ा लड़ाई होने लगी, जो भी हुआ कम हो गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, इस तरह से ड्यूटीज़ बाँट ली। हाशिम जो है बहुत वेल्दी और ऑनेस्ट थे, और फिर ये लोगों को ब्रॉथ से देते थे, उसको मतलब ब्रॉथ जो उसका होता है, यानी कि सूप होता है गोश्त का, और उसमें ब्रेड डाल के, ब्रेड आज वाली ब्रेड नहीं, मतलब ब्रेड यानी अच्छी अच्छी रोटी, उस तरह से। और हाँ, पहले एक चीज़ रोटी से याद है कि उस ज़माने में रोटी आप देखें कि जो असली, जो अल्लाह ताला ने जो तरीके से गेहूँ उगाया है, वो लोग हमेशा गेहूँ निकाल कर उसको फ़ौरन वहीं पर कूटते थे, और फिर उससे आटा गूँध के वो बनाते थे। ये होती है असली रोटी, जो शायद हम लोगों ने कभी नहीं खाया होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका जो नाम था वो अम्र था, और इनको हाशिम इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो ब्रेड को क्रम्बल करते थे और उसको सूप में डाल के देते थे, तो इस वजह से इनका नाम हाशिम रखा गया था। और ये पहले शख्स थे जिन्होंने समर की जर्नी यानी विंटर की जर्नी कुरैश की स्टार्ट की थी। इसी इसी के ऊपर लेइला फ़ी कुरैश जो सूरह है, ठीक है? उसी में अल्लाह ताला बताते हैं ना कि समर और विंटर की जर्नी के बारे में अल्लाह ताला ने उनको सुकून बख्शा, उनको सिक्योरिटी दी। फिर लिखा हुआ है कि वो मर्चेंट वहाँ भी गए, एज़ अ मर्चेंट गए सीरिया भी, तो वहाँ मदीना गए। वहाँ उन्होंने सलमा नाम की औरत से शादी किया जो कि इनके अम्र की बेटी थी, ठीक है? और फिर ये मदीना में उन्हीं के साथ रहे। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग ज़रूर से स्टार्ट करेंगे। अब हम लगता है अल्हम्दुलिल्लाह अब इस किताब का जो जितने पेजेज़ है अब उतने ड्राई नहीं है। अब इंशाअल्लाह धीरे-धीरे हमें समझ में आ रहा है कि अब स्टार्ट होगी मेन बायोग्राफ़ी, और उम्मीद है नेक्स्ट सेशन या उसके बाद से अब है, लेकिन ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब लोग शामिल हुए इसमें, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।